8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 29 मार्च 2023 को आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है और ये जो पेपर आएगा वो आपके हर बार की तरह 80 नंबर का पेपर है, ठीक है, पिछले पेपर की तरह ही। तो ये सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड पैटर्न पर आधारित पूरा पेपर पैटर्न है ना। तो जो आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर ये पेपर बना हुआ है। और कई विद्यार्थी कहते हैं कि आपके जो वीडियो है उनसे एक भी प्रश्न नहीं आता है। तो दो बातें हो सकती है, या तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखते, पूरा नहीं देखते, और अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और फ़ायदा हुआ है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। लेकिन आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो कोई ना कोई आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि आप वीडियो देखिए और आपको फ़ायदा नहीं हो। पिछले जो परीक्षा हुई, 2 परीक्षा आपकी हिंदी और इंग्लिश का पेपर, आपने अगर लगातार मेरे वीडियो देखे तो आपके पेपर अच्छे होंगे, या आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका पेपर अच्छा हुआ या नहीं हुआ। कई विद्यार्थी जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हमें असली पेपर बताओ, जो आपके जैसे 29 तारीख को आपके सामाजिक का पेपर है, तो असली पेपर बताओ। ऐसे असली पेपर परीक्षा से पहले बाहर नहीं आते हैं। कोई भी आपको जो वीडियो बना के बताते हैं वो बिल्कुल असली पेपर नहीं है। अगर आपको ये गुमराह करता है तो ये गलत बात है। आपको जो अधिक से अधिक मॉडल पेपर निकालने में, जो जितने भी पेपर डालता हूँ वो मॉडल पेपर है, कोई असली पेपर नहीं होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। लेकिन अगर आप इनसे तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो मैंने कभी आपको एक भी वीडियो में ऐसा नहीं कहा कि यही पेपर आएगा और ये सब कैसा पेपर छपेंगे, सब प्रश्न इसी प्रकार से छपेंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो आप कहते हैं ये वाला यही पेपर आएगा, तो उसके भरोसे नहीं रहना है। आपको अधिक से अधिक मॉडल पेपर तैयार करने हैं। कम से कम आप सामाजिक विज्ञान के मान लो 8-10 मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पेपर काफ़ी अच्छा होगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो आपको पूरे पेपर पूरे देखने हैं। कोई भी आपको जो असली पेपर नहीं बता सकता है। जो पेपर आएगा वो आप सभी को पता है, जैसा कि सामाजिक में जो पेपर होगा उससे पहले आपके 2 पेपर हो चुके हैं। हिंदी का पेपर हो चुका है आपके, और एक आपके इंग्लिश का पेपर हो चुका है। तो उन दोनों पेपर में आपने मिलान किया होगा। जैसे कई प्रश्न जो आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन पूरा पेपर आपको कोई जो यूट्यूब पे इस प्रकार से नहीं बताएगा। तो आप फालतू अपना टाइम खराब ना करें और मैसेज ना करें कि मुझे असली पेपर दे दो, इस प्रकार से कोई पेपर नहीं आता है। तो कई बार जो व्हाट्सएप पर मेरे को जो इस प्रकार से मैसेज भेजा गया कि मेरे को असली पेपर दे दो, हम तैयारी कर लेंगे, तो एक दिन में कोई इस प्रकार से असली पेपर नहीं आता है और कोई जो असली पेपर तैयारी भी नहीं हो पाती एक दिन में। तो आपको अधिक से अधिक जो मॉडल पेपर है वो तैयार करने हैं ताकि आपके जो अच्छे नंबर आ सकें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार से फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है कि असली पेपर आएगा और वो एक पेपर से हम पूरा पेपर कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। आपको अधिक से अधिक मॉडल पेपर तैयार करने हैं ताकि आपको जो लिख सको वहाँ पे, जितना आप लिखोगे उसका आपको नंबर मिलेगा। तो अब हम पेपर शुरू करते हैं। इतना टाइम लिया आपका, उसके लिए सॉरी। अगर आपको फ़ायदा मिला है पिछले 2 पेपर में, हिंदी में और इंग्लिश में, तो आप ज़रूर लिख के बताना। और नहीं हुआ है फ़ायदा, नहीं हुआ इसका मतलब आपने जो बिल्कुल ही पेपर पूरा नहीं देखा है। जिन्होंने पूरे वीडियो देखे हैं उनको फ़ायदा मिला है। आपके ही कमेंट मैंने नीचे देखे, कई विद्यार्थी कहते हैं कि मेरे जो 80 में से 70 आएंगे, 75 आएंगे, तो उन्होंने मेहनत की, उन्होंने तैयारी की है, पेपर पूरे देखे हैं। तो अब आपका जो पेपर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहला प्रश्न आपकी ये है कि भारत में छपाई तकनीक फैलने लगी थी, तो वो कब फैलने लगी? वो 19वीं शताब्दी के मध्य में फैलने लगी थी। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को, ये डेट याद रखनी है आपको, किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ में संधि स्वीकार कर ली थी? तो ये संधि स्वीकार की थी भरतपुर ने। आंसर आपको 2 याद करने इसमें। भरतपुर ने संधि कब स्वीकार की? एक तो 29 सितंबर 1803 याद कर लेना है, एक आपको भरतपुर याद कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके, विश्व की 90% से जनसंख्या लगभग जो कितने प्रतिशत भूपृष्ठ पर निवास करते हैं, यानी कि 90% लोग कितने % धरती पर निवास करते हैं? तो विश्व की जो 90% लोग केवल पृथ्वी की जो 30% भाग है उस पर निवास करते हैं। ये आपके रिक्त स्थान में भी आ सकता है, 90% और 30% वाला। लोग 90% है और धरती कितनी है? 30% है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो अपना एशिया महाद्वीप है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो अपने एशिया महाद्वीप में, जो बड़े बड़े जनसंख्या वाले देश हैं वो अधिकतर अपने एशिया महाद्वीप में ही, चाहे वो चीन ले लो, भारत ले लो, ये सभी आपके एशिया महाद्वीप के ही भाग हैं। अगला प्रश्न आपकी ये है कि जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ किस प्रकार का स्थल है? तो विजय स्तंभ एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है, यानी कि इतिहास से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा ये विजय स्तंभ का जो निर्माण है, मेवाड़ के जो महाराणा हुए कुंभा, उन्होंने मालवा विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बताना था कि विजय स्तंभ कितना मंजिला है। आपने देखा होगा, ये फोटो में भी देखा होगा, आपकी किताब के ऊपर फोटो आता है। तो ये विजय स्तंभ कितना मंजिला है, इनकी कितने
मंजिला है, टावर है ना, ये विक्ट्री टावर के रूप में इसको जाना जाता है। किसी की जीत की याद में इसको बनाया गया था, तो ये मालवा जीत की याद में, विजय की याद में महाराणा कुंभा के द्वारा इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका ये भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है ये प्रश्न 5वां। यूनियन कार्बाइड का कारखाना कहाँ स्थित है? तो यूनियन कार्बाइड का जो कारखाना है वो आपके भोपाल में स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में आता है। और यहाँ पर एक गैस का लीक हो गया था, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो उसके कारण है जो ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो ये आपको भोपाल वाला याद रख लेना है ना। अगला क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण के संबंध में है। तो महिला सशक्तिकरण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी है, दहेज निषेध अधिनियम भी है, हिंदू उत्तराधिकार और संरक्षण अधिनियम भी, तीनों ही आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित ऑप्शन नंबर 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका दूसरा प्रश्न है निम्न को सम्मिलित करना है। तो लोकमान्य तिलक, ये लोकमान्य तिलक का नाम आपको याद कर लेना है। इन्होंने मराठी अखबार जो केसरी था, ठीक है, केसरी का संपादन इन्होंने किया था। ये मराठी अखबार है केसरी, इसका संपादन किया था इन्होंने। बकरवाल समुदाय ये किससे संबंधित है? ये आपके जम्मू कश्मीर में निवास करता है बकरवाल समुदाय। विलियम एडम ये कहाँ के निवासी थे? ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। इसी प्रकार से आपको याद कर लेना है प्रार्थना सभा जो राजा राम मोहन राय, सिर्फ प्रार्थना सभा, जो प्रार्थना सभा की जो स्थापना है वो 1867 में हुई थी। फिर आपके 10 नंबर के रिक्त स्थान आएंगे, दो रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 × 5 बराबर 10 नंबर के आएंगे। तो देखो पहला है अधिकारों के अलावा संविधान में एक खंड का भी है। तो मौलिक अधिकारों के अलावा है ना, मौलिक अधिकार के अलावा संविधान में एक खंड आपके नीति निर्देशक तत्वों का भी बना हुआ है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं ये आप बताना कमेंट करके। आपने पढ़ा होगा अपनी किताब में कितने मौलिक अधिकार हैं। फिर आपके चौथा प्रश्न है शहरी शासन के 3 रूप होते हैं। जो शहरी शासन होता है उसके 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो नगर निगम होता है, एक नगर परिषद होता है और एक नगर पालिका होती है। ये जनसंख्या के आधार पर इनका जो निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यह आपको परिभाषा याद कर लेनी है। सतत पोषणीय जो विकास है इसकी इंपॉर्टेंट परिभाषा आपको याद कर लेनी है कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, जो भी संसाधन हम उपयोग करते हैं उनकी आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की जो संतुलन बनाए रखते हैं उस संतुलन को क्या कहा जाता है? सतत पोषणीय विकास के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे पर ढकेल दिया हो और ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहते हैं। हाशियाई का मतलब उसको बिल्कुल ही किनारे कर दिया जाता है, हाशिए पे खड़ा कर दिया जाता है। तो वो वाली बात इसमें आपको बतानी है। नेक्स्ट है आपके देश का जो जनसंख्या पिरामिड है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे हैं। जन्म दर भी ऊंची है तो मृत्यु दर भी ऊंची है। और आधार इसका चौड़ा होता है और ऊपर तीव्रता से संकरा होता है। आधार तो चौड़ा होता है, ये इस प्रकार से है, आधार तो ये चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा होता है, इस प्रकार से ये बनता है। फिर आपका तीसरा प्रश्न जो तीसरा खंड आएगा वो खंड स आएगा। 3-3 नंबर के इसमें 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 नंबर का मतलब इसमें 1.5 नंबर के 2 प्रश्न, एक 1.5 का दूसरा भी 1.5 का। इसको 1.5 कहते हैं, एक सही 1/2 को हम 1.5 कहते हैं ना, ये आपने देखा होगा 1.5। और एक होता है 2 सही 1/2, इसको हम 2.5 कहते हैं। ये 1/2 जो होता है उसको हम आधा कहते हैं। 1/4 का होता है उसको हम 1/4 कहते हैं। और 3/4 जो होता है उसको हम 3/4 कहते हैं। ये आपको विशेष तौर पे याद कर लेना है। ब्रिटिश भारत में कितने प्रेसिडेंसी थे उनके नाम आपको बताने। तो ब्रिटिश भारत में टोटल 3 प्रेसिडेंसी थे, एक बंगाल था, एक मद्रास था, एक मुंबई था। इन तीनों के नाम आपको याद कर लेने। ये ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 3 प्रेसिडेंसी थे। नेक्स्ट है झूम खेती या फिर गुमंतु खेती की 3 विशेषताएं बतानी है। वो वनों को जलाओ और खेती करो, उसको हम झूम खेती कहते हैं। इसको हम स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है। और राजस्थान में भी कई आदिवासी समाज में इस खेती को किया जाता है, वनों को काट कर जलाकर फिर वहाँ पर खेती की जाती है। उसको झूम खेती या गुमंतु खेती कहा जाता है। ये अलग अलग स्थानों पर जो घूम के खेती करते हैं। तो झूम खेती प्राय जंगलों में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। पहले जंगलों को जलाया जाता है, फिर उसको वहाँ पे बीज बिखेर के उसको खेती की जाती है। बीजों की जो रोपने की बजाय वहाँ पर ज़मीन पर बिखेरा जाता है। तो वहाँ पे जो झूम खेती होती है उसमें बीजों को एक एक रोपते नहीं है, वहाँ पर जो ज़मीन पर बिखेर के फिर जो खेती की जाती है। कृषि भूमि तैयार करने को किसान पेड़ों को काट देते हैं और वहाँ पर पूरी वनस्पति को जला देते हैं।
ये बहुत ही बड़ा नुकसान होता है वनस्पति को कि ये भूमि कृषि भूमि तैयार करने के कारण गेहूं खेती में जो किसान होते हैं वो पेड़ों को जला देते हैं, काट देते हैं, तो उससे वनस्पति जो समाप्त होती जा रही धीरे धीरे। तो ये जो वनस्पति की दृष्टि से या वनों की दृष्टि से काफ़ी जो हानिकारक होती हैं। अगला प्रश्न आता है आपका 9वां प्रश्न है, ये प्राच्यवादी किसे कहते हैं। देखो प्राच्यवादी क्या होता है कि एशिया की जो भाषा और संस्कृति का जो गहन ज्ञान रखने वाले लोग हैं उनको प्राच्यवादी कहते हैं। जो लोग एशिया, अपने जो एशिया महाद्वीप है, जो विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है, उसकी भाषा और संस्कृति का जो गहन ज्ञान रखने वाले, यहाँ के लोग, संस्कृति विभिन्नता वाला देश है, अलग अलग देश विभिन्नता वाले, वहाँ की जनसंख्या अलग अलग है, रहन सहन खान पानी सभी, तो उन सभी का गहन ज्ञान रखने वाले, नॉलेज रखने वाले जो लोग हैं उनको हम प्राच्यवादी कहते हैं। प्राच्यवाची कहते हैं, प्राच्यवादी है ना, वादी नहीं वादी, प्राच्यवादी कहलाते हैं। तो ये आपको विशेष तौर पे देख लेना है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन कि भारत के बाज़ारों में ब्रिटेन में बने सूती कपड़े आने से क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत का जो बाज़ार है उसमें ब्रिटेन में बने सूती कपड़े आने के बाद में क्या क्या प्रभाव देखने को मिला, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो भारत के बाज़ार में ब्रिटेन से सूती वस्त्र आने पर भारत का जो वस्त्र उद्योग है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, और भारत के जो 2/3 लोग हैं वो ब्रिटेन के जो बना हुआ सूती वस्त्र का कपड़ा है वो पहनने लगे थे। तो उससे जो भारतीय उद्योग, वस्त्र उद्योग है, उसको काफ़ी प्रभाव पड़ा था। एक आप कमेंट करके बताना कि राजस्थान में वस्त्र नगरी किसको कहते हैं। आपके प्रश्न आ सकता है ये, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है। उसको राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है। सबसे अधिक जो ये धागा मिल है वहाँ पे, इसके कारण इसको राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। आप कमेंट करके बताना इसका उत्तर। दूसरा इसका जो हो जाएगा क्या प्रभाव पड़ा, तो भारतीय कपड़ों की मांग कम होने से हजारों जो बुनकर थे, बुनकर जो कपड़े बनाने वाले होते हैं उनको बुनकर कहा जाता है, कपड़े बुनने वाले, और लाखों जो कताई कामगार हैं वो बेरोजगार हो गए थे क्योंकि कपड़े विदेश से आने लग गए थे। तो फिर धीरे धीरे जो इनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था, इनके जो धंधे थे वो बंद हो गए थे। अगला प्रश्न है आपका, नाना साहब की किस मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। इनकी नाना साहब की कौन सी मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था, उसका आपको बताना है। तो नाना साहब ने कंपनी के आग्रह किया था कि उनके पिता का जो पेंशन मिलती है वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी मांग को ठुकरा दिया था। नाना साहब की ये मांग थी कि कंपनी उनके पिताजी को जो पेंशन मिलती है वो पेंशन उनकी मृत्यु के बाद खुद नाना साहब को मिलने लग जाए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कोई इसके दो आपको कारण इसमें बताने कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से गहरे संकट में फंसती जा रही थी। तो बंगाल की अर्थव्यवस्था के बारे में एक तो ये हो जाएगा कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हेतु तो भारी भरकम लगान लगा दिया था, एक तो ये कारण था। दूसरा क्या है, किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, इससे खेती चौपट होने लगी थी। ये दो प्रमुख कारण हैं, तो ये दोनों आपस में लिख लेंगे। अगला प्रश्न आपकी 11वां प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है ना। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, परंपरागत कौन से, जो पुराने समय से चले आ रहे हैं उनको हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में जानते हैं। ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वो सीमित होते हैं, वो कुछ समय बाद है जो उनका अगर हम सही ढंग से इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे या अधिक उपयोग करेंगे तो ये धीरे धीरे जो समाप्त हो जाएंगे। और इनको जो बार बार जो इनको नवीन नहीं किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार के जो ऊर्जा स्रोत है उनके बारे में आपको बतानी है। ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है जिनका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है, और ईंधन और जीवाश्म ईंधन जो है वो परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में मुख्य रूप से एक तो खनिज तेल आता है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ईंधन है, जल विद्युत है। ये सभी आपके जो किसके अंतर्गत आएंगे, आदि को शामिल किया जाएगा। तो ये सभी जल विद्युत वगैरह ये सभी किस में आएंगे, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आएंगे। ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत स्रोत अनवीकरणीय है, जिनके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के अत्यधिक उपयोग से इनका जो समाप्त होने का खतरा भी रहता है। तो इसके स्थान पर आजकल जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनका उपयोग किया जाने लगा है। जैसे गैर परंपरागत में कौन से, जो आधुनिक जो नए शुरू है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास वगैरह, ये सभी आपके
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इनको हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और प्रकृति पर भी जिसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कृषि के प्रकारों का वर्णन करना है। वाणिज्यिक कृषि में 3 प्रकार की कृषियां मुख्य रूप से की जाती हैं। एक तो वाणिज्यिक अनाज कृषि, जैसा नाम है वैसे इसमें देख लेना है। दूसरा है मिश्रित कृषि और तीसरा है रोपण कृषि। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या होता है, जो कृषि की जाती है वो उसमें खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है, पशुपालन बाजार में विक्रय किया जाता है। तो ये आपके वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत आते हैं। एक तो फसलों का उत्पादन और एक आपके पशुपालन का बाजार में विक्रय, ये वाणिज्यिक कृषि के रूप में जानी जाती है। मिश्रित कृषि में नाम से पता चल रहा है, मिश्रित यानी कि कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ में होते हैं। तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलों को उगाने में और पशुपालन करने में किया जाता है। इसी प्रकार से एक आती है रोपण कृषि। वैसे रोपण कृषि जो होती है वो वाणिज्यिक कृषि का एक भाग होता है, एक प्रकार होता है, जहाँ पर चाय, कॉफ़ी, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, तो आप बताएंगे एक तो चाय आएगी, कॉफ़ी, रबड़ और केला, कपास, ये रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक का जो टेस्ट है आपको ऐप पे मिलेगा बिल्कुल फ्री, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप पर आपको फ्री सामाजिक का टेस्ट मिलेगा, वहाँ पर अपने बाकी साथियों को भी शेयर करना। आपका जो स्कोर है वो मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये हो गया आपके वाणिज्यिक कृषि के प्रकार। अब हम देखते हैं इसमें आपके सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है वो वर्तमान युग का एक उभरता हुआ उद्योग है। यह एक सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सनराइज उद्योग के नाम से किसको जाना जाता है। और एक प्रश्न आपके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आधुनिक उद्योगों का जो मेरुदंड है वो किसको कहा जाता है। तो उद्योगों का जो मेरुदंड है वो इस्पात उद्योग को कहा जाता है, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं वो सभी इस्पात उद्योग पर ही निर्भर रहते हैं। तो ये आपको सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लेना, परीक्षा में आ सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो ये आपके आ जाएगा। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्रों में कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन घाटी है वो विशेष तौर पे जानी जाती है। और सिलिकॉन जो घाटी है इनकी, इसको हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, कैलिफोर्निया को। वैसे भारत में भी जो बेंगलोर शहर है वो आईटी के क्षेत्र में यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, और ये सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर शहर को भी सिलिकॉन वैली के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि कैलिफोर्निया का जो शहर है सिलिकॉन घाटी, वैसे ही जो काम यहाँ पे होता है सिलिकॉन वैली घाटी में, वैसे ही काम भारत के बेंगलोर में होता है। इसलिए भारत के बेंगलोर को भी क्या कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको विशेष तौर पे अलग से याद कर लेना है। फिर आपको राजस्थान जन आधार योजना 2019 के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी रखनी है। ये आपने देखा होगा, जन आधार कार्ड जो होता है उसके ऊपर परिवार की जो महिला मुखिया होती हैं, दादी जी या फिर मम्मी का फोटो उसके ऊपर लगा होता है, और पीछे परिवार की जो सारे सदस्यों के आधार कार्ड नंबर, मोबाइल, ये उनका एज और मुखिया से उनका क्या संबंध है वो वगैरह, इसमें सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें इसके पीछे लिखी होती है। यहाँ पर जो 11 अंक का नंबर लिखा होता है, और फिर आपके हर जो मुखिया होता है उसके अलग अलग जो यहाँ पे आईडी कोड बने होते हैं। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देना है। वैसे सभी को पता है, जन आधार सभी के पास में बना होगा सभी के। और अभी आपको जो परीक्षा स्कूल में भी जन आधार के अपडेशन के लिए आपको बताया होगा बार बार, तो वही जन आधार के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है 2019 के बारे में। तो जन आधार क्या होते हैं कि राजस्थान सरकार की एक लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक सरलता और सुगमता और पारदर्शी रूप में पहुंचाने के लिए जो राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या होता है कि प्रदेश के जो निवासी हैं, परिवार है, उनको जन आधार कार्ड प्राप्त होगा, और यह इस कार्ड को सरकारी योजनाओं या सुविधाओं के लिए लाभ लेने के लिए एक पहचान के रूप में और पते के प्रमाण के रूप में इसको काम में लिया जा सकता है। जैसे आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में एक व्यक्ति का ही इसमें डिटेल होती है, और जन आधार में पूरे परिवार की जो डिटेल होती हैं। तो ये उससे संबंधित है जो एक योजना है। दूसरा प्रश्न आपके ये कि राजस्थान में विद्यमान लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, है ना। लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए।
लघु और कुटीर उद्योग का मतलब जो अपन छोटे घर पर काम करते थे, वो जैसे कई ऐसे घरेलू कार्य हैं, उनके लिए ये कौन कौन से जो प्रमुख समस्या है वो बताने। एक तो वित्तीय संसाधनों की कमी हो गई है, कच्चे माल की कमी है, इसके अलावा सीमित बाजार हैं, पहले जैसे बाजार नहीं रहा है अब, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता की कमी है, आजकल सारे काम मशीनों से होते हैं, तो फिर जो हाथों से बने जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी दिखने में थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती हैं, ऊर्जा की कमी है, अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग सीमित संभावना है, और अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव है। ये 5 कारण हैं, उसमें आपको लिख लेने हैं। अगला प्रश्न ये कि उदयपुर शैली की आपको विशेषताएं बतानी है। तो उदयपुर शैली आपकी जो राजस्थान अध्ययन किताब है वहाँ से पूछा गया ये प्रश्न है। तो उदयपुर शैली ये मेवाड़ शैली से संबंधित है, और उदयपुर चित्र शैली में चित्रों में लाल रंगों का प्रयोग किया गया है, और चित्रों की पृष्ठभूमि पर कदम वृक्ष अधिक मिलते हैं। नाथद्वारा आपने देखा होगा श्रीनाथ जी से संबंधित है, तो वहाँ पर जो उदयपुर शैली से ही वो संबंधित है, नाथद्वारा शैली। और उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी का अधिक चित्रण देखने को मिलता है। एक आपने पढ़ा होगा अपनी किताब में बनी ठनी। बनी ठनी एक पेंटिंग है, बनी ठनी। तो ये बनी ठनी पेंटिंग कौन सी चित्रकला की है, आप कमेंट करके बताना। बनी ठनी पेंटिंग कौन सी चित्रकला से संबंधित है। इसका जो चित्रांकन किया था वो निहाल चंद ने किया था। इसका जो चित्र बनाया था वो निहाल चंद ने बनाया था, और ये नागरीदास वहाँ के राजा हुए थे जो सावंत सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने इसका जो निर्माण कार्य मतलब उनके शासनकाल के अंतर्गत ये कार्य हुआ था। तो बनी ठनी का आपको बताना है कि ये कौन सी चित्रकला से संबंधित है। इसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। एरिक डिक्सन और फैयाज अली के द्वारा इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है कि लिंगानुपात से हमें समाज की किस परिस्थिति का पता चलता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंगानुपात होता क्या है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है, महिलाओं की संख्या, उसको कहा जाता है लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है राजस्थान में, वो राजस्थान में ले लो या फिर किसी देश में ले लो, पूरे विश्व में ले लो या फिर किसी जिले में ले लो, तो वो जो अनुपात निकाला जाता है 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, उसको लिंगानुपात के रूप में जाना जाता है। तो देख लेते हैं ये इसकी स्थिति से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पता चलता है। तो लिंगानुपात से हमें एक तो समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। यदि समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी तो उनका सम्मान होगा, तो उस प्रदेश या समाज का लिंगानुपात भी ऊंच होगा। जिस समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न होती है उस समाज का जो लिंगानुपात है वो भी निम्न होता है। तो ये सब कुछ जो डिपेंड करता है वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन पर निर्भर करता है। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वहाँ की जो महिलाओं होगी वे इनका लिंगानुपात भी धीरे धीरे बढ़ेगा। अगला प्रश्न आपके, भारतीय राज्य धार्मिक वर्चस्व को रोकने की हस्तक्षेप नीति का भी अपनाना चाहिए, समझाइए। तो भारतीय राज्य हैं वो धार्मिक वर्चस्व को रोकने को हस्तक्षेप नीति को भी अपनाना चाहिए, इसको समझाना है आपको। तो मौलिक अधिकारों का हनन को रोकने के लिए राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यही जो एक भारतीय जो लोकतंत्र की विशेषता है, और सब भारतीय संविधान में ऐसा जो वर्णित हैं, क्योंकि ये भारतीय मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत पर आधारित हैं। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में हो सकता है, जैसे धार्मिक समुदायों के स्कूलों और कॉलेजों को सीमित आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था किस उद्देश्य से की। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जनहित याचिका। जनहित का मतलब लोगों की जो हितों के लिए जो अर्जी लगाई जाती है, रीट लगाई जाती है, इसको हम जनहित याचिका कहते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है ये इसका उद्देश्य प्रमुख। तो इसमें हम देखेंगे कि जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी की मुश्किल को देखते हुए उन्हें इंसाफ दिलाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की है। जो गरीब लोग होते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए जो व्यवस्था शुरू की गई है, जनहित यानी कि लोगों के हित के लिए जो व्यवस्था शुरू की गई है उसको हम जनहित याचिका कहते हैं। तो ये इसका आंसर आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका, शोषण से मुक्त अधिकार का क्या अर्थ है। शोषण से मुक्ति का अधिकार क्या अर्थ है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ ये है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने और बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शोषण से मुक्ति का मतलब जैसे कि उनको पैसे तो कम देते हैं, उनसे काम अधिक करवाते हैं, 8 घंटे काम करवाते हैं और पैसे उनको जो 6 घंटे का ही देते हैं। मतलब
पैसे से उनको 6 घंटे के देते हैं, उनको काम जो ज़्यादा करवाते हैं पैसे कम देते हैं। तो शोषण से मुक्ति का जो अधिकार है वो किसी भी जितनी मेहनत करें उनका उतना उनको वेतन मिलना चाहिए, उतना उनको जो पैसा मिलना चाहिए। दूसरा है भारतीय संविधान में जो जीवन का अधिकार है वो किसका हिस्सा, जीवन के अधिकार को हिस्सा किस किस को माना गया है। तो भारतीय संविधान में एक तो पानी को, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। अगला प्रश्न है संसद पर नियंत्रण हेतु नागरिकों की भूमिका को समझाना है। संसद पर नियंत्रण हेतु नागरिकों की क्या भूमिका रह सकती है इसमें। और फिर इसका दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संसद पर नियंत्रण की भूमिका को बताना है और भारतीय संसद के अंगों को आपको बताना है। तो दोनों ही प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे कंटिन्यू रखें। तो इसमें प्रतिनिधियों का चुनाव करने के बाद नागरिकों को अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात की नज़र रखनी चाहिए कि संसद जो है वो क्या कर रही है। अगर नागरिकों को लगता है कि सांसद सही काम नहीं कर रहे हैं तो नागरिकों को उनकी आलोचना करते हुए सरकार में अपनी भागीदारी को दिखाना चाहिए। ये जो प्रमुख नागरिकों का जो उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद कितने अंग है। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। वो 3 अंग कौन कौन से हैं। तो वो 3 अंग एक तो आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे। 3 अंग एक तो राष्ट्रपति है, राज्यसभा और लोकसभा। अब ये 3 अंग हैं। सदन पूछे तो सदन तो 2 ही है। अब आपको पूछे कि संसद के कितने सदन हैं तो सदन तो आप 2 ही बताएंगे, एक तो लोकसभा बताएंगे और एक आप इसमें राज्यसभा बताएंगे। तो संसद के 2 सदन 2 है, अंग 3 है। अंग में आपके राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। अच्छा, भारत के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है आप कमेंट करके बताना था कि आपने नाम याद कर रखा होगा। अभी वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनको सभापति कहते हैं। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहा जाता है। और देश का जो उपराष्ट्रपति होता है, देश का उपराष्ट्रपति होता है जो भी वर्तमान में अपने राजस्थान से ही वो भी, तो वो इसके सभापति होते हैं। जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का अध्यक्ष उसको सभापति कहते हैं। तो सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, अपने झुंझुनू जिले के निवासी हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ का जो संबंध है वो झुंझुनू जिले से है, राजस्थान से संबंधित है। और ये जो भी राज्यसभा के सभापति हैं। जबकि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उनको लोकसभा का अध्यक्ष ही कहते हैं। और ये भी वर्तमान में कौन है, तो कोटा बूंदी से सांसद है अभी ओम बिरला। ओम बिरला जो कोटा बूंदी से सांसद है वो अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आप में से होगा कोई कोटा बूंदी का, तो ये बताना। देखिए, आपने कभी देखा कि लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला हैं उनको, तो उनके फोटो भी देखी होगी आपने कोटा बूंदी में, इधर उधर स्कूलों में वगैरह, या फिर आपने कहीं पे भी चौराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग में इनकी फोटो देखी होगी। अगर कोई कोटा बूंदी से है तो उन्होंने देखा होगा ये। जबकि राज्यसभा के जो सांसद है, ये सभापति है वो जगदीप धनखड़ है, वो देश के उपराष्ट्रपति है अभी। और राष्ट्रपति का नाम आपको कमेंट करके बताना है कौन है। तो ये आप बात अच्छी प्रकार से देख लेनी है। फिर आपको राजस्थान के मैप में बताना है कि कौन सा जिला कहाँ पे भरा जाएगा। तो 3 जिले पूछे गए थे। नागौर आपका बीच में आएगा, ये नागौर यहाँ के बीच में है। यहाँ से जो सांसद है अभी हनुमान बेनीवाल, तो वो ये वही नागौर है। इसके अलावा ये बूंदी है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर आएगी ये बूंदी। और ये चित्तौड़गढ़ हमारा। तो चित्तौड़गढ़ जो है वो विजय स्तंभ के लिए जाना जाता है, शौर्य और भक्ति और शक्ति की नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। और चित्तौड़गढ़ बहुत ही विशाल किला है। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है, चित्तौड़ किले में लोग निवास करते हैं, खेती करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़ किले को कहा जाता है। और ये 3 नाम आपको याद कर लेना है। इसके अलावा आपको क्या याद कर लेना है, ये वाला जिला याद कर लेना है। ये कौन सा जिला है, सबसे बड़ा जिला है ये वाला इधर। तो ये वाला जो जिला है, ये जिला कौन सा जिला आ जाएगा अपने, जैसलमेर जिला है। ये जैसलमेर जिला है जो कि सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर भरेंगे। और आपको राजस्थान की राजधानी पूछे तो ये रही राजस्थान की राजधानी, यहाँ पर ये राजस्थान की राजधानी है जो क्या नाम है, जयपुर है। तो ये सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, ये बड़ा जिला हो जाएगा ये। और ये सबसे छोटा जिला है धौलपुर। इधर जो जिला है वो सबसे छोटा जिला है धौलपुर। और सबसे ऊपर में आता है श्री गंगानगर और सबसे लास्ट में आता है बांसवाड़ा। और यह नीचे से होके लाइन भी गुजरती है जिसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होके
गुजरती हैं। तो ये जो लाइन गुजर रही है इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, एक तो ये डूंगरपुर जिला है और एक ये बांसवाड़ा जिला है। तो ये दोनों आपको देख लेना अच्छी प्रकार से। तो ये आपके मैप में कुछ भी पूछे तो आपको बता देना है। जनसंख्या के मामले में ये जयपुर सबसे बड़ा है जनसंख्या में। राजस्थान की केवल 10% जनसंख्या अकेले जयपुर में निवास करती है और राजस्थान की 1% जनसंख्या ये इसमें आपके जैसलमेर में निवास करती है। इतना बड़ा राज्य होके, जिला होके, सबसे कम जनसंख्या जो निवास करती है वो यहीं पे निवास करती है। लगभग 1% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती हैं। फिर आपको ये सबसे पूर्व में है धौलपुर। ये सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, धौलपुर है। यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय जो होता है सबसे पहले धौलपुर में ही होता है, राजस्थान में सबसे पहले। और सबसे लास्ट में सूर्योदय होता है वो जैसलमेर में होता है, जैसलमेर में। और यहाँ पर जो राजस्थान के सारे 4 जिले पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, ये गंगानगर है, ये बीकानेर है, ये जैसलमेर है और ये बाड़मेर है। तो ये बाकी के जिलों को भी आप याद करेंगे धीरे धीरे। वीडियो अगर आप निरंतर देखेंगे कंटिन्यू तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये एक तो आपको 1857 की जो क्रांति है वो वाला पार्ट अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। एक क्वेश्चन आपके बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का उस पार्ट से बनेगा, तो उसको अच्छी प्रकार से देख लेना है। उसमें वही पूछेंगे कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे और परिणाम क्या निकले उसके, वो वाले सभी आपको उसमें लिखने हैं। असफल होने के कारण बताने, क्या प्रभाव पड़ा वो आपको बताना है इसमें। इतना फैलने के बाद भी 1857 की क्रांति असफल होने के क्या कारण थे समझाइए। दूसरा है 1857 की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालना है। दोनों ही क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। तो पहले हम ये वाला कर लेते हैं, असफल क्यों रहा, फिर हम बताएंगे कि उसके परिणाम क्या क्या निकले थे। तो 1857 की क्रांति के इस असफलता के प्रमुख कारण ये थे कि पहला कारण तो ये लिखेंगे कि अधिकांश जो राजा महाराजा थे उन्होंने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग दिया था, क्रांतिकारियों का सहयोग उन्होंने नहीं किया था। इस कारण भी जो क्रांति असफल रही थी। एक ये था कि क्रांति का जो समय निर्धारित था, जो टाइम फिक्स था कि इतनी तारीख को ये क्रांति शुरू करेंगे, उससे पहले ही कुछ स्थानों पर प्रारंभ हो गई थी। तीसरा ये था कि क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई, पूरे भारत में जो क्रांति की शुरुआत एक साथ नहीं हो पाई थी, इसके कारण भी ये। इसके अलावा कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर और टोंक में विद्रोह जो अलग अलग समय पर हुआ था, इनकी जो डेट है सबकी अलग अलग हुए हैं। सबसे पहले राजस्थान में क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी 28 मई 1857 को। और अगला पॉइंट लिखेंगे कि क्रांतिकारियों के मध्य कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव था। इनकी जितने भी क्रांतिकारी थे वो सब अलग अलग लड़ रहे थे, उनके कोई कुशल नेतृत्व करता नहीं था, उनका कोई फिक्स नेता नहीं था, संगठन नहीं था उनका इतना बड़ा। इसके अलावा राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव था, साथ ही उनके पास साधनों की भी कमी थी, इतने वगैरह हथियार वगैरह उनके साथ में नहीं थे। और विशेष तौर पे आपको ये याद कर लेना तात्या टोपे वाला कि मारवाड़ में, मेवाड़ में और जयपुर में इन 3 रियासतों के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था। आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि तात्या टोपे का सहयोग किन किन रियासतों ने नहीं किया था। तो मारवाड़ है, मेवाड़ है और जयपुर है। अभी वर्तमान जो आपके जोधपुर और इसके आसपास का क्षेत्र जो आता है वो मारवाड़ के रूप में जाना जाता था। मेवाड़ अभी उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और ये वाले जो इलाके हैं ये मेवाड़ के रूप में जाने जाते थे। और जयपुर जो भी वर्तमान में जयपुर है तो वो वाला। तो इनके जो शासक थे इन्होंने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था, इस कारण भी ये क्रांति असफल हो गई थी। अब आपको ये बताना है कि इसके अथवा में आएगा क्वेश्चन कि क्रांति के होने के बाद में उसका रिजल्ट क्या निकला, क्या क्या परिणाम आपको देखने को मिले थे। तो पहला तो रिजल्ट ये निकला कि राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास भी किया। और क्रांति की असफलता के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने राजाओं को अपनी ओर करने हेतु उनको अंग्रेजी शिक्षा देना जो प्रारंभ किया था, क्योंकि जो राजा थे यहाँ के इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो फिर अंग्रेज़ों ने भी क्या किया कि उनके लिए अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू कर दिया था और उनको जो पुरस्कार देना, इनाम देना, उनको उपाधियाँ देना अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया था। एक तो ये शुरू हुआ था। दूसरा क्या था, सामंतों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था, इसलिए विद्रोह की समाप्ति पर अंग्रेज़ों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति भी बनाई थी। तीसरा क्या था, तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया। नौकरशाही में अंग्रेजी जितने भी नौकर वगैरह थे, जो सरकारी नौकर थे, उनको अंग्रेजी शिक्षा के जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे उनको जो पहले प्राथमिकता दी गई थी।
अंग्रेजों ने अपने सैनिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए तीव्र यातायात साधनों का विकास भी किया था, यानी कि। और अंतिम आप इसमें लिखेंगे कि क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसमें लाइन लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके 21वां क्वेश्चन है, डी के बसु दिशा निर्देश का वर्णन करना है या फिर आपराधिक न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश की भूमिका का स्पष्ट वर्णन करना है। तो आपको बताना है ये एक डी के बसु के जो कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे उनके बारे में। तो पहला तो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस को जांच के लिए दिए गए दिशा निर्देश में, जिन्हें डी के बसु दिशा निर्देश भी कहा जाता है, उसके प्रमुख ये नियम थे, है ना, दिशा निर्देश थे। पहला तो आप बताएंगे कि गिरफ्तार या जांच करने वाले जो पुलिस अधिकारी, उनकी पोशाक पर उनकी पहचान होनी चाहिए, उनकी नाम पट्टी होनी चाहिए और पद स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए कि जो जांच करने वाला पुलिस अधिकारी वो कौन है, एसपी है, डीएसपी है, कौन है, एसआई है, कौन है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसका नाम उसके ऊपर होना चाहिए, एड्रेस के ऊपर। दूसरा ये कि गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाएगा, जिसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख, कम से कम एक गवाह तथा अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत होने भी ज़रूरी हैं। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक की जानकारी देने का भी अधिकार होगा। फिर चौथा, इसमें जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो उसे गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत के बारे में भी, जगह के बारे में उनको जानकारी भेज दिया जाना ज़रूरी है। फिर दूसरा है कि न्यायाधीश निष्पक्ष भाव जो उसकी जांच करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ये है कि न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की ओर से पेश किए गए सबूतों की जांच करता है और अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार जो न्यायाधीश होता है वही तय करता है कि आरोपी जो है वो दोषी है या नहीं है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसको सज़ा सुनाता है और सज़ा में वे कानून के प्रावधानों के आधार पर ही व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या फिर उसके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं। तो ये था इसका आपका प्रमुख वर्णन। अगला प्रश्न है कि अब ये अपक्षय किसे कहते हैं, भूमि संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती हुई समझाना है। दूसरा है कि मृदा से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के रूप में भूमि उपयोग को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में से कोई एक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और इसकी पूरी पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको जो मैं लास्ट में भेज दूंगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे रखा है। तो मृदा से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि उपयोग को स्पष्ट करना है। तो मृदा पृथ्वी की धरातल पर दानेदार कणों के आवरण की पतली जो परत होती है उसको मृदा कहते हैं और मृदा के प्रकार, स्थल, स्वरूप निर्धारित होते हैं। जो धरती होती है, मिट्टी होती है, उसके आधार पर मृदा के प्रकार निर्धारित होता है। मृदा का जो निर्माण है वो चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ, भूमि पर किए जाने वाले खनिजों से होता है और अपक्षय की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा मृदा का निर्माण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। भूमि का उपयोग, तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन का नाम बताइए, तो आप भूमि भी उसमें लिख सकते हैं। विश्व के कुल भूपृष्ठ का कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग पर ही जो भूमि है और 70% भाग पर तो आपको पता ही है कि जल है। पूरा विश्व जो है उसमें 30% भाग जो है वो लगभग 30% भाग पानी, ये जमीन है और बाकी 70% भाग पर है जो पानी भरा हुआ है, समुद्र है, महासागर है। जैसे कृषि करना, ये वानिकी, आवास निर्माण, सड़क निर्माण, खनन, उद्योग की स्थापना आदि ये सभी इस 30% भाग में ही होते हैं। भूमि का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी आदि तत्वों पर निर्भर करती हैं। और विश्व में भूमि का उपयोग निजी भूमि और सामुदायिक भूमि दोनों के रूप में किया जाता है। ये इस पेपर का अंतिम प्रश्न है और फिर हम वीडियो को यहाँ समाप्त करेंगे। बहुत लंबा हो चुका है, 40 मिनट का वीडियो हो चुका है अभी। तो स्वदेशी आंदोलन क्या है इसके बारे में बताना है, इसमें कौन कौन से उद्देश्य हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं, आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के मुख्य नेता कौन थे, दांडी यात्रा के बारे में आपको बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में, इसका उद्देश्य और इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्य। स्वदेशी आंदोलन क्या होता है, वह आंदोलन जो बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था उसे स्वदेशी आंदोलन
कहा जाने लगा है। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे? तो ब्रिटिश शासन का विरोध करना और स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषाओं के प्रयोग और स्वयं सहायता के विचारों को प्रोत्साहन देना, ये आपके स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। स्वराज के लिए संघर्ष हेतु आमूल परिवर्तनवादियों ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं का बहिष्कार करने पर जो इन्होंने जोर दिया था। स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन से कार्य किए गए थे? तो एक तो आपको इसमें अंग्रेजी कपड़ों और शक्कर, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। जगह जगह पर जो विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई गई थी और अपने देश से बनी वस्तुओं को उपयोग करने के लिए जागृत किया गया था। फिर आपको बताना है कि आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के प्रमुख नेता कौन थे। तो इसमें आपको याद कर लेना है, आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के जो नेता थे वो लाल, बाल और पाल थे। क्या याद करना है? लाल, बाल और पाल याद करना है। लाल, बाल और पाल, ये क्या है? लाल, बाल, पाल। तो लाल से याद करेंगे विपिन चंद्र, ये लाल से हो जाएगा आपके लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय लाल। बाल से क्या याद करेंगे? बाल गंगाधर तिलक, ये लाल बाल। और फिर पाल से क्या याद करेंगे? विपिन चंद्र पाल। तो ये लाल, बाल, पाल के रूप में आपको इनको याद कर लेना है। लाल, बाल, पाल में लाल जो है वो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक है और पाल में है विपिन चंद्र पाल। ये तीनों ही आपके जो आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा हैं उसके प्रमुख नेता हैं। फिर दांडी मार्च क्या है? तो ये कब निकली थी इसके बारे में आपको पता करना है, लिखना है इसमें। तो दांडी मार्च गांधी जी और उनके अनुयायियों द्वारा कहाँ से? साबरमती से। कहाँ से शुरू हुई थी ये? साबरमती से 240 किलोमीटर दूर एक स्थान है दांडी, यहाँ तक ये पैदल चलकर जो यात्रा निकाली थी उसको हम दांडी यात्रा के रूप में जानते हैं। और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर जो बिखरा नमक है उसको इकट्ठा करते हुए जो नमक का जो कानून था उसको सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया था, नमक कानून को तोड़ा गया था, उससे संबंधित ये दांडी मार्च है, दांडी यात्रा है। और उन्होंने पानी उबाल कर भी नमक बनाया था। इस घटना को दांडी मार्च कहते हैं। ये मार्च का मतलब ये मार्च के महीने में शुरू नहीं होता, ये आपको याद कर लेना है। मार्च का मतलब होता है यात्रा। ठीक है, तो ये 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुई थी। कहाँ से? साबरमती से लगा के दांडी नमक स्थान पर। और उन्होंने नमक के कानून को तोड़ा था जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो ये था आपका एसएसटी का पेपर पूरा, सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर के रूप में हमने इसको सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी फायदा मिलेगा आने वाले पेपर में। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वो भी आपके नीचे लिंक दे रखा है। तो सभी की पीडीएफ और जो टेस्ट है आपका एसएस का वो भी आपको ऐप में मिल जाएगा, उसके वहाँ पे आप फ्री दे सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद,